देश की जनता और राज्य की जनता वो हमेशा रहते, उसके लिए हमको काम करना है। जिस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने बनाया है, मुझे लगता है ये माहौल समाज के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है। सर, उद्धव साहब ने कहा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, जी ये हाँ। स्लोगन, तो क्या एक सेवानिवृत्त जो नेवी अधिकारी हैं उनको आप इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं? उनका जो आरोप है, क्योंकि आप खुद एक पत्रकार भी रहे हुए हैं, अब उनके सवाल को सरकार कैसे लेगी? देखिए, सवाल करने में किसी का कोई जाता नहीं। मर्चेंट नेवी के अधिकारी है जो, मैं देख रहा था। राजनाथ सिंह साहब जो देश के रक्षा मंत्री है, वो भी उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेने दो। अगर किसी शहर में और किसी राज्य में कोई नागरिक रहता है तो उस नागरिक का कर्तव्य होता है, जो राज्य का प्रमुख है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके बारे में रिस्पेक्ट रखे, आदर रखे और बात करे। अगर आप जिस ढंग से बात करते हो, बदनामी करते हो, कीचड़ उछालते हो, और अगर उसके बाद अगर लोगों के मन में कोई गुस्सा पैदा होता है तो आप सरकार को क्यों दोष देते हो? उसमें सरकार का क्या संबंध है, मुझे बताइए। शिवसेना से जोड़ रहे हैं वो, जो शिवसेना ने हमला किया है। तो किसी ने अगर हमला किया है तो हमको पूछकर तो नहीं किया है ना। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है कभी, ऐसा नहीं। तो आप उसके सीधा संबंध सरकार से जोड़ते हो, मुख्यमंत्री से जोड़ते हो। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कितने एक्स सर्विसमैन के ऊपर हमला हुआ है। वो जो कैप्टन की तो हत्या हो गई, घर में घुसकर मारा गया। तब तो किसी रक्षा मंत्री ने फोन नहीं किया उसकी फैमिली को। लेकिन शिवसेना तो सेना का आदर करती रही है सब दिन, आप सेना के तो उसमें क्या है, सेना का आदर तो हम करते रहेंगे। सेना का आदर, महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है ये। हम तो हमेशा सेना का आदर, उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता है, जिसके बारे में, जिसके परिवार के बारे में लोगों के मन में श्रद्धा है, उसके ऊपर आप कीचड़ उठाएंगे, उड़ाएंगे। देखो, आदर जो होता है दोनों तरफ से होना चाहिए। आप कुछ भी करेंगे और लोग चुप बैठेंगे। मैं मानता हूँ राज्य या देश के किसी भी निरपराध व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हमला नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। हमारी सरकार भी मानती है, उद्धव ठाकरे साहब भी मानते हैं, सबको जीने का अधिकार है, शांति से जीने का अधिकार है। लेकिन आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हो, और आपके पीछे कौन है ये सबको मालूम है। राजनीतिक दल है, कौन से फोर्सेस है। आप पहले आप अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि मैं क्या अपराध किया है। मेरी संवेदना है उस व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर हमला हुआ है, मैं सख्त उसका विरोध करता हूँ। और महाराष्ट्र में कानून की सरकार है, कानून का राज्य है। तुरंत वो लोगों को पकड़ा है, तुरंत न्यायालय के सामने हाजिर किया है। तो उनके सवाल पर आप सांत्वना देंगे, क्योंकि आप पार्टी के बड़े कद के नेता हैं, आलोचना हो रही है, लेकिन सरकार में आप हैं, तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। कानून व्यवस्था मेंटेन करने का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? जब कोई अपराध होता है तो तुरंत उस अपराधी को पकड़ना, अपराध को रोकना, ये भी कानून का काम है। लेकिन पूरे देश में यही कानून, एक ही कानून है। महाराष्ट्र में अलग कानून और राज्य में अलग कानून नहीं होता है। हमने तुरंत कानूनी कार्रवाई, जो हमारे गृह मंत्री है अनिल देशमुख जी, तुरंत लोगों को पकड़ा है, तुरंत। ये देखा नहीं किस पार्टी के, शिवसेना के है या एनसीपी के है या कांग्रेस के है या और किसी दल के है, तुरंत कानून का सम्मान रखना है महाराष्ट्र में हमेशा होता है। लेकिन सर, शरद पवार साहब कहते हैं कि कंगना को तूल देना बेकार है, तो शिवसेना फिर क्यों तूल दे रही है? क्या कंगना हमलावर है पार्टी पे, आपकी सरकार को? छोड़ दीजिए कि जिस एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोटिंग करेंगे। क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती भी है। भविष्य में नए नए इतिहास लिखा जाता है, लेकिन पुराना इतिहास जो होता है उसके पन्ने फाड़ नहीं दिए जाते। तो जो हो रहा है हम उसका नोटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी देश को और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच कितनी बुरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता हाथ से चली गई, इसलिए आप एक सब तमाशा कर रहे हो। आप एक राज्य को
एक राज्य के संस्कार को, एक राज्य के संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो। आपको संयम रखना चाहिए। राजनीति में ऐसे चढ़ उतार आते हैं। मैंने कहा ना, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज़ होती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं। तो कल से सत्र है सर, और आप दिल्ली में हैं, हाँ, बीजेपी केंद्र में है, नाराजगी भी आपके मन में है, सवाल भी आप रख रहे हैं, तो क्या सत्र के सहारे आप कौन से मुद्दे को फिर उठाएंगे? नहीं, हम तो ये मुद्दे उठाना चाहेंगे जो राष्ट्रहित में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। हम ये ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे, जिसको उठाने हैं उठाने दीजिए, समझा ना। हम तो ऐसे मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे। हमको ऐसे मुद्दे उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। चाइना का विषय है, बॉर्डर पे कितना तनाव है, देखिए आप, इतना बड़ा तनाव है चाइना में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। कोरोना का संकट है, जीएसटी का संकट है, बेरोजगारी का संकट, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करते। हमारे जो मंत्रीगण, हमारे सरकार के प्रमुख लोग चीन के संकट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कौन से विषय पे कर रहे हैं? मुंबई में फलाना फलाना गली में किसी के ऊपर एक छोटा सा हमला हुआ है। अरे उत्तर प्रदेश, बिहार और राज्य में जाकर जम्मू कश्मीर पे देखिए कितने जवान आज भी मर रहे। उसके ऊपर कोई बात करने का किसी को मन नहीं होता है। यूपी हो, बिहार हो या हिंदुस्तान का कोई नागरिक, हर कोई एक बात तो कहता है, आप जानते हैं, मुंबई मेरी जान। डेफिनेटली। तो मुंबई को लेके फिर असुरक्षा की भावना किसी के मन में क्यों पनपता है? कंगना ने सवाल क्यों उठा दिया ये, और कुछ लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आप देखो, आप बार बार जो नाम लेते हो ना, आप लोगों ने माहौल खराब कर दिया है। सवाल तो पूरे देश से अलग अलग उठ रहे हैं। महंगाई के बारे में उठ रहा है, बेरोजगारी के बारे में उठ रहा है, जो चीन ने हमारे वीर जवानों को मार दिया उसके बारे में उठ रहा है ना। आप उसके बारे में पूछिए ना। लेकिन सवाल सर ये, वो तो है मुंबई में, राज्यपाल से मिल रही है, अरे मुंबई जा रही है। अरे राज्यपाल में तो राज्यपाल से तो कोई भी जाकर मिल सकता है। तो खतरे की राज्यपाल तो बैठे ही होते हैं हर राज्यों में। खतरे की अंदेशा फिर कहाँ थी? जो बात उठी कि शिवसेना ने धमकी दे दिया, आप आ नहीं सकते, उसने इस बात को आगे बढ़ा दिया। धमकी का मतलब समझ लीजिए, धमकी क्या होती है। अगर धमकी का सही मायने में अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप डिक्शनरी खोल लीजिए। आप एक राज्य की बदनामी करते हो, एक राज्य के पुलिस को माफिया करते हो, माफिया बोलते हो, और उसके बावजूद आप उसी पुलिस के संरक्षण में घूमती हो। वही पुलिस आपकी रक्षा कर रहे, वही सरकार आपके साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये बात समझ लीजिए आप। और वहां हमारे संरक्षण में बैठकर हम हमारे राज्य को आप फिर बदनाम कर रहे हो। अपोजिशन ये क्यों कहती है कि आप खुद फेल हैं कोविड को लेके, इसलिए इन मुद्दों को? ये सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछना चाहिए। अपोजिशन अगर हमारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, प्रिंसिपल अपोजिशन, तो ये सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछना चाहिए। उनके नेतृत्व में ये कोरोना की लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में। आपने अभी कहा पुराने रिश्ते कभी भूलने नहीं चाहिए, इतिहास गवाह रहता है। तो बीजेपी को फिर उस रिश्ते की आहट, सुगबुगाहट या फिर याददाश्त क्यों नहीं है जो आपको खटक रहा है? ठीक है, अब ये उनकी मर्जी, उनकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। एक आखिरी सवाल सर, क्या अंत में आप कहेंगे मुंबई वाकई सबकी है, कंगना हो चाहे वो देखिए स्टाफ हो, आप किसी एक व्यक्ति का नाम मत लीजिए। मुंबई में 2 करोड़ लोग रहते हैं, सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित है, और सबकी सुरक्षा का जिम्मा जो है महाराष्ट्र सरकार का है, गृह मंत्रालय का है, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब का है। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी वहाँ के लोगों का संरक्षण हमने ही किया है। इतिहास गवाह है, उसके लिए इतिहास गवाह हमने किया है। तो बीएमसी जल्दीबाजी में कार्रवाई कर दिया सर, लगता है? छोड़ दीजिए बात, ये आपका काम नहीं है, ये कानूनन ये लीगल काम है। तो अब सबको विवादों को छोड़ के आपको लगता है प्राइम लाइन में आकर अपने कामकाज पर ध्यान देना चाहिए? डेफिनेटली ऐसा ही काम करना चाहिए। मुंबई और महाराष्ट्र ऐसा नहीं बड़ा और बड़ा हो गया। हम सब लोग यहाँ जो आते हैं, बाहर से भी आते हैं, मुंबई में महाराष्ट्र में बसते हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि आप बाहर जाइए। आप हमारा इतिहास देखिए, आप मुंबई में आइए, आप महाराष्ट्र में आइए, आप काम करिए और मुंबई और महाराष्ट्र को अपना मान लीजिए। यही हमारी भूमिका रही ना, और क्या है। आप मुंबई देखो, लाखों प्रवासी मजदूर बाहर चले गए लॉकडाउन में, हाँ, हमने उनकी बहुत मदद की।
और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद लाखों प्रवासी मजदूर वापस मुंबई महाराष्ट्र में क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? उनको विश्वास है मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, हम सब के बारे में। एक विश्वास और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में। अगर आपको विश्वास ही नहीं हमारे ऊपर, तो जो आता है वो वापस जाता है, वापस नहीं आता। लेकिन सर, राजनीति तो संवाद का नाम है और आपसे बढ़िया संवाद करना शायद कोई जानता हो, तो आप लोग क्यों नहीं कंगना से संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? इसमें क्या देखिए, आपके दिमाग से कंगना का वही निकाल दीजिए। महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझे तमाशा ही करना है किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र में, तो करते रहेंगे, उसके पीछे हम क्यों भागे? आप जो मीडिया है, मीडिया के पास दूसरा कोई इस देश में प्रश्न नहीं है क्या, समस्या नहीं है क्या? आप उनके ऊपर मुझे क्यों नहीं सवाल पूछते? तो 2 महीने से सर विवाद तो मुंबई में ये चल रहा है, कोई विवाद, संसद का सत्र है, कोई विवाद नहीं है। तो मुद्दे क्या है आपके एक पास? भी विवाद नहीं है। सब मुंबई और महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक चल रहा है। विवाद वो लोग चला रहे हैं जिनकी सत्ता दुर्भाग्यवश चली गई है। क्या देश की जनता ये जान सकती है कि कल से आपके पास क्या सवाल है सरकार के खिलाफ? मैंने कहा ना, चाइना बॉर्डर पे, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बेरोजगारी, जीएसटी का संकट, हाँ, और कितने आपको चाहिए? तो बेरोजगारी तो महाराष्ट्र रोजगार देने में अव्वल राज्य है, लेकिन ऐसे मैं कैसे काम चलेगा? मैं देश की बात करता हूँ, आप देश की बात क्यों नहीं करते? महाराष्ट्र राष्ट्र देश की का बात मुकुट करो, है, बड़ा राज्य है ना, हम तो देंगे। इसलिए तो लाखों प्रवासी मजदूर फिर एक बार वापस मुंबई और महाराष्ट्र में आ गए ना। तो वेलकम कर रहे हैं आप सब। डेफिनेटली सब लोग बस गए। थैंक यू सर। यस। तर हे होते शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत। कंगनाच्या प्रश्नावर थेटपणे बोलायला त्यांनी टाळलेलं आहे, मात्र आम्ही कुणालाच असं सांगितलेलं नाही की त्यांनी निघून जावं। फक्त ज्या मुंबईनं, ज्या महाराष्ट्रानं सगळ्यांना आपलं मानलेलं आहे, त्यांच्या प्रति आदरभाव हा व्यक्त झालाच पाहिजे असं म्हटलेलं आहे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी। थेट या सगळ्या संदर्भात आपण बोलणार आहोत। आपल्यासोबत फोनलाईन वरून जोडले गेलेले आहेत ज्येष्ठ पत्रकार संजय भोकरे। सर, कंगनाची प्रतिक्रिया ही तुम्ही ऐकलेली असेल आणि संजय राऊत आता काय म्हणालेले तेही तुम्ही ऐकलं असेल। त्यांनी जी भूमिका केली ती मध्ये शरद पवार साहेबांनी जी मीटिंग घेतली आणि ह्याच्याकडे दुर्लक्ष करा, लक्ष देऊ नका, आणि दुर्लक्ष करणं ही मोठी शिक्षा आहे। तुम्ही त्या विषयाला फार महत्त्व दिल्यामुळे त्याचे ते गैरफायदे घेत आहेत। हे भारतीय जनता पक्ष याच्यामध्ये आहे आणि त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या भारतीय जनता पक्षावर तोप डागलेली आहे। आता संजय राऊत साहेबांनी हे करतंय भारतीय जनता पक्ष, हा तमाशा हा शब्द वापरलाय त्यांनी। हे काय चालू केलंय तर हा तमाशा, म्हणजे त्यांना काय सांगायचं, हे भारतीय जनता पक्षानं जे चालू केलेलं आहे। आता आपण जर का ती तुम्ही दाखवताय ते बघितलं तर कंगनाला जे पायघड्या घालायचं तेवढं शिल्लक होतं। राज्यपालांना इतर सध्या बरेच जण भेटायला जात असतात, परंतु एवढा रिस्पेक्ट, एवढं तिला गेल्यापासून जो मान दिला जातोय ह्याच्यावरनं कळतंय की ह्याच्यामध्ये काय सूचना दिल्या गेल्या असतील केंद्र सरकारकडून, केंद्राकडून, भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडून, राज्यपालांच्याकडून तिला विथ रिस्पेक्ट सगळं आता जो मान सन्मान दिला गेला। आणि ते बघितल्यानंतर संजय राऊतांचं ते जे दाखवलं आणि त्यांनी जे आरोप केले की जे अनेक प्रश्न आहेत, म्हणजे केंद्रावर त्यांनी आता तोप डागलेली आहे। बेरोजगारीपासून त्यांनी ते विषय काढले, त्याचे विषय सगळे राहिले बाजूला, आणि कंगना हा विषय आता वास्तविक हे कोर्टामध्ये प्रकरण असताना सुद्धा हे कसं लावून धरायचं आणि हे जिवंत ठेवायचं प्रकरण, कायदा सुव्यवस्था कशी बिघडते आहे हे कसं दाखवायचं आणि जेणेकरून राष्ट्रपती राजवटीकडे कसं जाता येईल ह्याचे प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाकडनं होतात म्हटलं तर हे चुकीचं होणार नाही आता। कारण कंगनाने स्वतः आता काय सांगितलं प्रेसमध्ये, आता काय बोलली माईक समोर की बाबा नाही, मी काय पॉलिटिशियन नाहीये, पॉलिटिशियन नाहीत, पण तिच्या मागे कोणीतरी पॉलिटिशियन असल्याशिवाय एवढी मुत्सद्देगिरी तिच्याकडे येऊ शकणार नाही। आज कोणीतरी तिला सांगितल्याशिवाय राज्यपालांच्याकडे ती गेलेली नाही, हे आता दिसून येते ना सगळं। आता राजकारणच आहे याच्यामध्ये, राजकारणाशिवाय काहीही चाललेलं नाही तिथं। निश्चितच। धन्यवाद सर, तुम्ही आमच्याशी संवाद साधला त्यासाठी।